अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कभी कभार जब आप दिन की शुरुआत करते हैं और आपको लगता है कि भाई व्हाट आई नीड टू डू इज़ बी मोर ग्रेटफुल, लुक एट द गुड थिंग्स इन लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में परेशान हो जाते हैं। यू थिंक कि यार ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी। यूजुअली इट इज़ आइदर अबाउट द डे गॉन बाय, यानी गुजरे हुए कल की आप या तो बात कर रहे होते हैं या आने वाले कल से परेशान होते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉल राइट इन टू दिस मोमेंट एंड से कि ये इस लम्हे मेरे साथ क्या हो रहा है और इसके अलावा कोई और हकीकत नहीं है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कम बैक टू योर ब्रेथ। आपकी सांस लेना अल्लाह ताला के ना सिर्फ एक मौजज़ों में से एक है, बल्कि साथ ही साथ आपको नहीं पता कि इसमें कितना मैकेनिज़्म चल रहा है। इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर द मिरेकल, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इन प्लेस फॉर यू। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ के ऊपर हमेशा सोचती होती हूँ कि आप किसी से मुलाकात करें, किसी की बर्थडे हो, कोई माइलस्टोन इवेंट हो, जैसे किसी ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाई, इमीडिएटली पीपल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दैट डे कि ये सफ़र हमारा कैसा रहा। लेकिन किसी भी शख्स को आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, आप समझते हैं कि शायद इसके रिग्रेट्स इसकी अचीवमेंट से ज़्यादा होंगे, यानी दैट्स द इमेज वी ट्राई टू क्रिएट। ऑन दी अदर हैंड, एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हुए ये समझे कि ठीक है, दे हैव बिन फेलियर्स, दे हैव बिन सेटबैक्स, दे हैव बिन चैलेंजेस, लेकिन मेरी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उससे कहीं ज़्यादा है। ख़ास तौर पे हम ये बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। अक्सर जब उनके घर में कोई घरेलू झगड़ा होता है या कोई और किसी से इख्तिलाफ होता है, तो पीपल टर्न अराउंड और एक रिपोर्ट कार्ड की तरह आपकी ज़िंदगी आपके सामने रख देते हैं कि आपने किया क्या है। यू स्पेंड 60 ईयर्स इन वन प्रोफेशन, आपकी अर्निंग्स क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। अगर आप अपनी अचीवमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक अंदाज में देखेंगे तो हमेशा अपने ग्लास को हाफ एम्प्टी पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ बी प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन, मेक योर सेल्फ टॉक मच मोर जेंटल एंड आप किसी रेस में नहीं हैं। कई लोगों के लिए जो उम्र का एक ख़ास नज़रिया था उसको देखने का, अब वो बदलता चला जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज सीनियर सिटीजन्स का दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ये ख़ास तौर पे हमारे लिए मायने इसलिए रखता है क्योंकि पाकिस्तान में हम अक्सर बात करते हैं यूथ की कि जी पाकिस्तान की 70% आबादी यूथ पे मुश्तमिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लास्ट सेंसस के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। सो उनके भी हुकूक़ की बात करनी चाहिए कि उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि एक शख्स जो इस वक्त दुनिया में है या पाकिस्तान में है, वो क्या चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर सकता है, उसकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। हम ये तो कहते हैं कि ज़िंदगी के सारे रंग, सारी खुशियाँ, सारी अचीवमेंट यूथ के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक ऐसा शख्स जो 50 या 60 को क्रॉस करे, उसकी पाकिस्तान में क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, वो क्या, व्हाट इज़ इट दैट दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्या रियासत, क्या कौम, क्या माशरा उनको ज़्यादा इज्जत देगा, क्या उनको लुक आफ्टर बेहतर करेगा। दीज आर द क्रिटिकल क्वेश्चंस दैट पीपल नीड टू बी आस्किंग। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आज के दिन के हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ जो हमारे सामने है, वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी कल जो मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि ही शुड कम बैक टू द कंट्री। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि मुल्क के सिस्टम को रिफ्यूट करते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूके पहुँचे हैं। अब इसमें जो की डेवलपमेंट है वो ये कि उनके ख़िलाफ़ जो वारंट जारी किया गया है या उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस आएँ और अदालतों को फेस करें, इसको यूके का फ़ॉरेन ऑफिस वारंट करने में नाकाम है। इसमें क्या वजूहात बनी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे ह्यूमन राइट्स वॉच कंपनी एमनेस्टी इंटरनेशनल को निकाल दिया गया है। एक दफ़ा से एक तरह से एग्ज़िट लेना पड़ा है इंडिया से, उन पर कई चार्जेस लगाए गए हैं गबन के, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप उनके मीडिया को देखें तो उन्होंने कहा एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान एमनेस्टी इंटरनेशनल को खुदा हाफिज़ कहा गया है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से। दुनिया में कहीं पे भी अगर इंसानी हुकूक़ की पामाली होती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट है कि उसको पॉइंट आउट कराते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉन पार्टिसन है, चीज़ों पे एक न्यूट्रल अंदाज में नज़र रखती है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि इस पर कई चार्जेस लगा कर इसको इंडिया से, भारत से निकाला गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को रैप अप करने की क्या वजूहात बनी, क्योंकि इंडियन मीडिया ने बड़ा क्लियर
क्लियरली कहा कि जो इंसानी हुकूक की पामाली को पॉइंट आउट करती थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एंटी इंडिया एजेंडे पे काम कर रही थी और ये काफ़ी प्रो पाकिस्तान है। जब भी भारत को उसकी गलतियों के हवाले से, उसकी कोताहियों के हवाले से या जुल्म व सितम के लिए आईना दिखाया गया, भारत उससे नज़रें चुराता है। साल मुकम्मल होता है आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाने का, राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। ना सिर्फ वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी भारत में मुकीम मुसलमानों के लिए, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि 28 बरस के बाद जिन लोगों को इल्ज़ाम दिया गया था, जो इस मुजरिम थे इस पूरे वाक़े के, उनको भी बरी कर दिया गया। उन्होंने मस्जिद को शहीद किया और इस बात का इकबाल जुर्म भी करते हैं, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। तो इंसाफ की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद, इसके अलावा MNA रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहना चाहूँगी शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एम्बेसडर जमील, सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना कि वादी कश्मीर में मजालिम जो हो रहे हैं, इसके अलावा दिल्ली में जो फसादात हुए, उसके बारे में हक़ाइक़ को बयान करने के उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। उनके जो बैंक अकाउंट से उनको मुंजमद कर दिया गया और अमले को डरा धमका कर भारत से निकाला गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सरासर हटदर्मी वाली बात है। अगर आप सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 1 के सब पैराग्राफ 3 को देख लें तो उसमें ह्यूमन राइट के बारे में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि ये एक फंडामेंटल राइट है और हर मुल्क को इसकी, क्योंकि ये यूएन चार्टर है तो हर मुल्क को इसकी पासदारी करनी होगी। फिर उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट, उसको जिक्र किया हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल के ओवरऑल स्टैट्यूज में जिक्र किया हुआ है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं ह्यूमन राइट ग्रुप पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर, जो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कई केसेस रजिस्टर करके, और इतना उनको डराया गया है कि वो उनके आखिरी हरबा ये अख्तियार किया कि बैंक अकाउंट में मुंजमद कर ही गया। उनका डायरेक्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का, वो BBC को इंटरव्यू देते हुए उसने ये सारी चीजें बताई हैं। आखिरी जो आपकी 2 पॉइंट्स आपने अपने इंट्रो में भी बताया, वो थी असल जिसने ट्रिगर ऑफ किया इंडिया को कि भाई एक छोटी सी जो आंख रह गई है दुनिया की, उसको भी, उस आंख को भी फोड़ दिया जाए ताकि दुनिया बिल्कुल ही ना देख सके कि हो क्या रहा है कश्मीर में और इंडिया में। जो जुल्म और तादी की जो बहुत बड़ी दास्तान और जबर और तादी की दास्तान रकम हो रही है और हो चुकी है, उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? हमारे जो मीडिया से लिंक्स है वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट, सहाफ़ी बिरादरी में जो दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मोदी सरकार ने आते ही अपने पहले टर्म में भी कोशिश की कि जो एंटी मोदी वॉइसेस हैं, जिनको उन्होंने एंटी इंडिया वॉइसेस करार दे दिया है कि जी आप नेशनलिस्टिक नहीं हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करते बीजेपी की इस हुकूमत को और उनकी राय को, तो उनको पहले वीड आउट किया गया। फिर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक तरह से हर वक्त TRPs का बहाना बना हुआ है, बॉलीवुड को जिस तरह अताब की वो नज़र में आया हुआ है और उसको भी फोकस किया जा रहा है। कई लोगों का ख्याल है कि जिस तरह ये सिलेक्टिव केसेस को उछाला जा रहा है और कई लोगों को एक तरह से नल एंड वॉइड किया जा रहा है, उनकी इतनी ज़्यादा आबरू रेजी हो रही है, उनको इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है कि देयर ब्रांड विल बी कम्प्लीटली टार्निश्ड। ये भी एक तरीका है कदगन लगाने का और एक शटअप कॉल देने का। क्या आप इससे अग्री करते हैं? नहीं, ये तरीका तो जाहिर है कि बहुत गलत तरीका है जिस तरीके से कदगन लगाई जा रही है। और ये जिस तरह के मैं आपको पहले इंटरनेशनल कानून का हवाला दे रहा था उसकी भी, और ईस्ट तिमोर में ये तमाम चीजें 25 साल होती रही, और उसके बाद फिर इसके वार क्राइम में भी जब केसेस भेजे गए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो उस वक्त भी इन तमाम मिसालों को जो आप दे रही हैं वो दिया गया, क्योंकि न सिर्फ ये इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के खिलाफ है, बल्कि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल 5, 19 और 20 के भी खिलाफ है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये अब होना क्या चाहिए। पाकिस्तान इसमें तकोदो कर रहा है पिछले 2 बरस से। इमरान खान ने इस बारे में बहुत जामे किस्म का नुक्ता उठाया अपनी जनरल असेंबली की तकरीर के वक्त, और बड़ी मजबूत तरीके से कश्मीर का मामला बयान किया। अब चाहिए ये हमारे फॉरेन ऑफिस को कि ये जो मामलात हो रही हैं इसको लिंक किया जाए
और लिंक किया जाए, जो कि ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स पहले शाया हो चुकी हैं, जिसको ह्यूमन राइट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ढलकते आंसुओं के साथ पेश किया, उसको इसके साथ मिलाए, क्योंकि ये सारी कड़ी से कड़ी मिलती है। जब मैं ईस्ट तिमोर में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तैनात था तो ये कड़ी से कड़ी चीजें मिलाई गई। और उसके बाद एम्बेसडर जमील, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने आपसे सवाल किया था कि ये सिर्फ ठीक है पाकिस्तान आवाज़ बनता है हमारे यहाँ निहत्ते मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों की, लेकिन मामला इससे कहीं बढ़कर है। लोग कह रहे हैं कि एनी डिसेंटिंग वॉइसेस, कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी रिपोर्ट जो बीजेपी हुकूमत के खिलाफ होती है उसको दबा दिया जाता है, और उसके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक एक काविश की जा रही है, एक बड़ा सोचा समझा गेम प्लान है। एक तरह से कटगन लगाई जा रही है बॉलीवुड में जो डिसेंटिंग वॉइसेस थी उनको, दूसरी तरफ हमने कल देखा कि एक दफ़ा फिर एक दलित लड़की जिसको कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे केस को डब किया जा रहा है एज यूपी निर्भया केस, जो कि एक दिल दहला देने वाक़या था 2016 में। एक दफ़ा फिर ये लड़की 14 दिन तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती रही, और कहा जा रहा है कि पहले डिमांड खुद कम्युनिटी ने की थी कि यूपी में होने वाले इस वाक़े की इस विक्टिम को एम्स में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जिस रात उसको शिफ्ट किया गया, लोगों को बाहर निकाल के रात ही रात उसको वो ख़त्म हो जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब दलित कम्युनिटी ये कह रही है कि उसको बाकायदा मारा गया है। तो एक नहीं कई मिसालें आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन की नज़र आ रही हैं इंडिया में, जिनको बड़ा सिस्टमैटिकली दबाया जा रहा है। क्या दुनिया इस बात का नोटिस लेगी? दुनिया तो इस बात का नोटिस लेना होगा और ले चुकी है काफी हद तक। जो मैंने आपको पहले 2 रिपोर्टें बताई ह्यूमन राइट कमीशन की, दुनिया को नोटिस लेने के लिए देखिए ह्यूमन राइट जो इंडिया का चैप्टर है, उस डायरेक्टर ने पहले ही यूरोपियन यूनियन को लिख दिया है और 70 ममालिक में ये इदारा कायम कर रहा है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप। ये 70 ममालिक से आप देखेंगे कि आवाज उठेगी, और वहां चाहिए हमें, जो मैं बताना चाह रहा था, या दूसरे ममालिक जो ह्यूमन राइट की पासदारी ज्यादा करते हैं, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, उनको साथ मिला के ये आवाज हमारी, सिर्फ पाकिस्तान तो खैर चले कश्मीरियों की बात करते हैं ना, लेकिन ये आवाज पूरी दुनिया की बात है, जिसका जैसा कि मैंने पहले तस्करा किया और मैंने हवाला दिया ह्यूमन राइट के इसकी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का। तो ये इस आवाज को हमें उठाना पड़ेगा। न सिर्फ मैं अपनी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया अक़वाम को, और आप देखेंगी आपके अगले आने वाले दिनों में इस पर बिल्कुल बात होगी। लेकिन डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा अमल होता है, ताकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से दुनिया अक़वाम इस बात को ले आगे, तब जाके प्रेशर पड़ेगा। वरना तो मोदी को जिस तरह, बिकॉज ऑफ हिज जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द आईज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, Modi has an advantage. He's taking an advantage. He's exploiting that to the extent of crushing his own people, crushing the dissenting voices, as you have said, which is against the constitution of their own country. But why are they allowing it to happen, Ambassador Jameel? आप क्या समझते हैं कि एक वाइब्रेंट, मुस्तहकम, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करने वाला इंडिया एक मोदी सरकार की टेन्योर में, जो कि अब उनका दूसरा टर्म है, इस हद तक उनके माशरे के, समाजी रवैयों के, इंस्टीट्यूशंस के खदोखाल बदल चुके हैं, या दिस वॉज ऑलवेज ब्रूइंग, शाइनिंग इंडिया सिर्फ एक इल्यूजन था, एक डिल्यूजन था? आप क्या समझते हैं कि ये यकायक एक के बाद दूसरा गलत फैसला किया जा रहा है, एक के बाद दूसरी इस तरह की खबर सामने आ रही है? व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? और इस नहज पे पहुंचने में आप क्या समझते हैं कि कलीदी किरदार किसका था? किन फोर्सेस ने इंडिया को इस मकाम पे पहुंचाया है? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक शख्स का माइंड रेडिकलाइज हो जाए या एक ग्रुप का माइंड रेडिकलाइज हो जाए तो उसको कोई और संप नहीं सोचता, बल्कि वो अपने अहदाफ को हासिल करता है। आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में बनी है, उसके अहदाफ हैं, उसने उस वक्त से सेट किए में। मोदी ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में और अपने कैंपेन में उस अहदाफ को बताया, अब वो अहदाफ हासिल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सेक्युलर माइंडसेट है इंडिया की, आपने मिसालें कुछ दी बॉलीवुड की, उसके अलावा और बहुत ज्यादा एक कसीर तादाद, वो अपना प्रेशर कितना डाल सकते हैं हुकूमत को, वो तो इलेक्शन के दौरान में पता पड़ेगा। इस वक्त जो है, जिस लिहाज से जो फोर्सफुल तरीके से
जिस हथकंडों से उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, जिसका कि आप भी इशारा दे चुकी हैं, तो उसकी वजह से लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। ये लेकिन लावा फटेगा, ये लावा इधर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अफकार को पाबंद सलासिल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से ज़िया आती रहेगी। तो आप देखेंगे कि किस तरह ये लावा फटता है विद इन इंडिया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आपको आवाजें सुनने को मिलना शुरू हो जाएगी। एम्बेसडर जमील, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि जब हम मुश्किल में और रिवायती, क्योंकि हरीफ माना जाता है पाक भारत को, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इसका फॉल थ्रू, आपके पड़ोस में आग लगी हुई हो तो आप भी कभी, यानी हम अफगानिस्तान में अगर अमन की सूरत हाल नहीं थी तो हमने भी उसका खमियाजा भुगा, एक उसका फॉल थ्रू हम पे भी आता है। इंडिया में बढ़ती हुई ये टेंशंस पाकिस्तान के लिए भी तशवीश का बायस बन सकती हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में जो बर्बरियत और जिस तरीके से लिंचिंग की जा रही है माइनॉरिटीज की, खासतौर पे मुस्लिम्स की, तो और बल्कि अभी तो हिंदू बरादरी भी आपने देखा कि 11 किस तरह, और रमेश साहब उसको बहुत ज्यादा तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तो जिस तरह की वहां बर्बरियत चल रही है, तो वो उसका तो फॉल बैक, उनकी तनज़्ज़ुली का आपने देखा, उनकी जीडीपी देख लें, उनकी ग्रोथ देख लें, उनकी बाकी मामला देख लें, वो तो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। लेकिन एक और सबसे बड़ा खतरा जो हम पर मामलात आएगी, जिस तरीके से वो क्रश करना चाहते हैं अपने कौम के लोगों को और खासतौर पे माइनॉरिटीज को इंडिया में और मुस्लिम्स को, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है, चाहे कितने भी खारदार ताले लगा लें आप, कितने भी आप वहां माइनफील्ड लगा लें, लेकिन आप देखेंगे कि आपके तरफ लोग भागना शुरू होंगे पाकिस्तान की। जिस तरह के अफगानिस्तान से हमारे तरफ लोग आए और अभी अब तक हमने उन्हें रखा हुआ है रेफ्यूजीज को, तो कहीं वो नौबत ना आ जाए। लेकिन उससे पहले दुनिया अक़वाम को स्टेप इन करना पड़ेगा। तो इसके बावजूद के दुनिया अक़वाम में खासतौर पर अमेरिका के इस वक्त इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, इसलिए उसने अपनी चश्मपोशी की हुई है। लेकिन आगे जाके ये मामला, ये गाड़ी आगे चल नहीं सकती ज्यादा अरसे तक। एम्बेसडर साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, कोविड के खिलाफ जो भारत की जंग है उसमें उनको काफ़ी सेटबैक्स हुए हैं। नज़र आ रहा है कि कोविड-19 इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है, बल्कि एक अच्छे पड़ोसी मुल्क होने के नाते जब हमने उनको मदद ऑफ़र की या कोई इस तरह की सपोर्ट के लिए कहा, तो आगे से पलट कर एक बड़ा ईगोइस्टिक, एक बड़ा बॉयस्ट्रस रिस्पॉन्स आया कि जी आपका तो ऑल टुगेदर बजट जितना है वो तो हमारे यहाँ एक दरिया में एक बूंद के बराबर है, हम उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कोविड-19 एक ऐसा अफरीत है जिसको किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता कि व्हाट स्ट्रैटेजी विल वर्क और विल नॉट वर्क, लेकिन भारत, क्या आप समझते हैं इस पे काबू पा पाएगा आने वाले हफ्तों में? जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जिस तरीके से वबा फैलती जा रही है, जिस तरीके से मोदी ने अपना पहला फैसला किया था जिसमें लोग कंधों पे सामान रखकर, सरों पर सामान रखकर 100-100 किलोमीटर तक वो चल के गए हैं और एक बिल्कुल रेवड़ के तौर पे चल के गए हैं, तो वो जो वबा फैली है उसका चेन एक्शन हो रहा है। और जब रेडिकलाइज वे में डिसीजन किए जाएं, जब इंसान का जहन बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए जिस रिजीम का, तो उस वक्त फैसले सही करना मुश्किल हो जाते हैं। तो जो फैसले सही नहीं हुए, जिसकी वजह से वबा फैली, नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ये वबा आसानी से कंट्रोल हो सकेगी इंडिया में, और वो और फैलती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर जमील हमारे साथ मौजूद थे। ये खौफजदा कंटेंट है, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत हमेशा से रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे पड़ोस का मामला है। यू डू नॉट चूज़ योर नेबर्स, लेकिन हम चाहेंगे कि मोदी सरकार समझदार फैसले करे, जुर्रतमंदाना फैसले करे। हो सकता है कुछ टफ फैसले जो उनकी अपनी पार्टी की शायद आइडियोलॉजी के खिलाफ, और जिस तरह RSS एजेंडे की बात की गई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एंटी अपनी रेडिकलाइजेशन को इस वक्त कंट्रोल करने का वक्त है। बेशक आप सेक्युलर स्कूल ऑफ थॉट को नहीं जानते होंगे, बट रीडिफाइनिंग नेशनलिज्म इज ओनली टेकिंग इंडिया डाउन। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो आपको एक सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान में दिखाएंगे जो कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही है, और ये बड़ा अहम है क्योंकि आमतौर पर जो हमारे यहाँ के जिस तरह की जेंडर डिबेट होती है, हम उसको बड़ा अहम समझते हैं। कल भी मैं एक ऐसे मौजू पर बात करी थी, सुबह किरण एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का, अमन फाउंडेशन का, और कल उसकी कल्मिनेशन सेरेमनी में वहाँ गई और बहुत सारी बच्चियों ने, लड़कियों ने इन कोर्सेज में हिस्सा लेके अपने लिए रोज़गार का तरीका ढूंढा। और आज जो हम आपके सामने सक्सेस स्टोरी लेके आ रहे हैं उसमें भी आपको नज़र आएगा कि किस तरह ये सक्सेस बदलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आई एम गोइंग टू लिंक इट ऑन माय सोशल मीडिया टुडे, जिसमें बाकायदा एक एक चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरह वो इवेंट्स अनफोल्ड हुए जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। लेकिन तारीख़ी फ़ैसला जी इंडियन कोर्ट्स ने दिया है बाबरी मस्जिद के केस में। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सारे के सारों को एब्जॉल्व कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे रमेश कुमार साहब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उनसे जानेंगे कि इस डेवलपमेंट का क्या असर पड़ता है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है हम समझते हैं कि एक फॉल्ट लाइन भी है। हिंदू मुस्लिम फसाद अगर इंडिया में होता है या इस तरह की कोई चपकलिश होती है तो उसका एक फॉल थ्रू हम पाकिस्तान में भी देख पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमेश साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैं तो इस चीज में क्लियर हूँ कि अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर नहीं बन सकता जी। भगवान का घर मिटा के अल्लाह का घर नहीं बन सकता। ये जो पॉलिसियां जिस तरीके से जा रही हैं भारत की, स्पेशली नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, ये भारत की पूरी आइडियोलॉजी को जो है ना वो क्वेश्चन मार्क कर दिया है। जो एक सेक्युलर कंट्री था जहाँ पे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन से कोई वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं था। जब हम जाते थे, मैं तो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से मिलता था तो वो खुश थी। इवन कश्मीर के हवाले से भी जब मैं हिंदू कम्युनिटी से भी वहां पे मिलता था तो वो भी कहते थे कि यार क्या जरूरत पड़ी है, इतना बड़ा भारत है, छोड़े कश्मीर को भी अपनी आज़ादी के साथ जीने दें जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं। मगर इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी जो है ये मुल्क को एक ऐसी देश के ऊपर लेके जाएगी, फसादात की तरफ लेके जाएगी, और साथ में खुदा की तरफ से भी जब इंसान की आवाज़ को बंद किया जाता है, इंसानों को तकलीफ दी जाती है, तो फिर खुदा की तरफ से भी एक ज़हमत बढ़ जाती है। आप देखें कोविड के हवाले से पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मेयर्स लिए गए, मगर इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ गया। मगर पाकिस्तान के कैप्टन की नीयत साफ थी तो पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो गई है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से इनको सोचना चाहिए, चाहे कश्मीर का या देखो ना, 11 लोग आप सिटीजन एक्ट को इस तरीके से ला के लोगों को बेवकूफ़ बना के आप बुलाते हैं, मगर हाल ये है कि अगर वो लोग आपके लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, पाकिस्तान डैशिंग, आज तक पाकिस्तान डैशिंग है वहाँ पे। अगर ये चीज़ें चलती रही तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हालात आगे बहुत ख़राब हो जाएंगे। रमेश साहब, एक बात आपसे करना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम फसाद और वो एक फॉल्ट लाइन तो रिवायती फॉल्ट लाइन है भारत में, लेकिन इस वक्त हिंदू एकता की भी बात की जा रही है। कल हमने फिर देखा है जिसमें एक दलित लड़की को गैंग रेप किया गया, 14 दिन वो अपनी ज़िंदगी की बाजी लड़ती रही। डिमांड उन लोगों की खुद थी कि इसको एम्स में पहुँचाया जाए, लेकिन एम्स में पहुँचते ही विदिन 12 आवर्स वो इंतकाल कर जाती है, मर जाती है। लोगों ने कहा कि ये भी कोई सोची समझी साजिश है। खुसूसन इसमें यूपी में जो योगी साहब की सरकार है, वो सीएम है वहां पे, उनको भी निशाने पे रखा जा रहा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां पे इंसानियत खत्म हो जाती है, हर मजहब, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बाइबल है, वो सबसे पहले पीस सिखाता है, इंटरप्रेट सिखाता है, हार्मनी सिखाता है और गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है। जहाँ पे इंसानियत खत्म हो जाती है तो फिर ऐसे ही वाकयात होते हैं और ये ऐसे वाकयात होते जाते हैं। मगर मुझे एक हैरान की है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। जी रमेश साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लिप आया। जी फरमाइएगा। अगर यही चीज सिद्रा, अगर यही चीज भारत की जगह पे अगर पाकिस्तान में होती या और कंट्री में होती तो पूरी जिनीवा की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पूरे यूएन के कंट्री सेक्रेटरी आज सारे एक्टिव होते। मगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को निकाल दिया जाता है, कश्मीर के अंदर 450 दिन का कर्फ्यू लगाया जाता है, फिर भी अपने बिजनेस और इकोनॉमिक राइट्स की वजह से कोई सच कहने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया के। रमेश साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। जी, मैं आपको बताऊं, जी मैं आपको बताऊं, आप मुझे पुरानी जानती हैं, आपको पता है मैं कमिटेड बंदा हूँ। मैंने ये 11 लोगों के जो मर्डर के हवाले से इस बेड़े को उठाया है। जी बिल्कुल। आपने देखा कि लगाया, इंडियन हाई कमीशन को डायरेक्ट नोटिस दिया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस लेने जा रही है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस में जा रहे हैं, जिनीवा ह्यूमन राइट्स के ऊपर जा रहे हैं, और साथ में यूएन के जितने सिग्नेटरी यहाँ पे एम्बेसडर हाई कमीशन, उन सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये इंडिया के लिए एक ऐसी टर्निंग पॉइंट होगी जिस लेवल के ऊपर ये मैं उठा रहा हूँ चीजों को, ये बहुत ही जो है इसके लिए। और अगर आज भी प्रायश्चित का मौका है नरेंद्र मोदी के पास, आज भी अगर होश के नाखून वो ले ले
तो मैं समझता हूँ आज भी मसले का हल हो सकता है। अगर आज भी उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर ये भारत टूटने का खतरा है। मुझे बहुत अफसोस है। रमेश साहब, आप बड़े क्लियर कट अल्फाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसको आखिरी सतह तक आप लेके जाएंगे, जिस इशू को आपने उठाया, यू कमिटेड टू द कॉज, क्योंकि बेगुनाह लोगों का, निहत्ते लोगों का जब खून बहता है तो वो आवाज़ देता है और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ा अहम इशू है, आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं और मैंने देखा कि पूरी जो हिंदू कम्यूनिटी इन पाकिस्तान है वो इस हवाले से मुतहरिक है। इस्लामाबाद भी वो प्रोटेस्ट के लिए हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है। लेट्स सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। लेकिन अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं जी वादों की, और क्या वाकई ये सच है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अक्सर ये बात की जाती है सियासत और हुकूमतों को लेकर, लेकिन आपसी रिलेशनशिप्स में भी हम देखते हैं कि वादा खिलाफ़ी का बड़ा रुझान है। चाहे कारोबारी मामलात हों, एक वक्त था कि लाखों करोड़ों की लेन देन सिर्फ ज़बान के बलबूते पे होती थी। अगर ज़बान दे दी तो बस जी वो कॉल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन आज तो आपसी रवाबित, ख़ानदानी मसाइल, चाहे जी अगर आपका झुकाव किसी की तरफ हो, किसी से मोहब्बत हो, हर जगह देखा जाता है कि वादा खिलाफ़ी होती है। और यहाँ तक कि जो बिगेस्ट एडवोकेट्स होते हैं, जिनके नाम को देखकर, जिनकी साख को देखकर आप कभी कभार ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, सियासत पे यकीन रखने लगते हैं, वो तमाम भी कहीं ना कहीं बीच में से साथ छोड़ देते हैं। हाल ही में हमने देखा कि बात ये की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ क्वार्टर्स से तनकीद का सामना था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि APC भी हुई। तमाम तर पॉलिटिकल जमातें समझती हैं कि मुल्क को जिस तरह चलाना चाहिए, जो भागदौड़, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कोताही है, वीकनेसेस हैं, एंड दे फील दैट थिंग्स नीड टू शिफ्ट और एटलीस्ट चेंज। लेकिन अब ये तनकीदी हल्के विद इन PTI में भी हैं, और हमने कल ये देखा कि सिंध में लीडर ऑफ द अपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पे तनकीद की। ये क्या मामला हुआ, उनका इस बारे में क्या कहना था, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। SSGC का मैंने स्टेटमेंट दिया था। मैंने हायर मॉरल ग्राउंड को देखते हुए जब मैंने अपॉलॉजी लिखी थी, उसके साथ ही मैंने अपना रिजिग्नेशन भी भेज दिया था। पार्टी के चेयरमैन के पास है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैंने हायर मॉरल ग्राउंड लेते हुए, अपनी गलती का एहसास करते हुए मैंने वो रेजिग्नेशन भेजा था। जहाँ तक गैस के इश्यूज़ हैं, हम समझते हैं कि कराची के गैस के इश्यूज़, बिजली के इश्यूज़, दोनों को रिजॉल्व होना चाहिए, इससे कि कराची इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जी जनाब, इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत गुस्से में थे। इन्होंने इदारों की परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान उठाया, लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा तनकीद या ज़्यादा खफगी का इजहार अपनी ही हुकूमत से किया। लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद अपना रेजिग्नेशन पेश किया है, अब ये पार्टी चेयरमैन के ऊपर है कि उसको कबूल करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ क्योंकि हमने आज एक वसी टॉपिक लिया है, पूरी की पूरी वादा खिलाफ़ी पे हम बात कर रहे हैं कि जब वादा कोई नहीं निभा पाता तो उसके क्या असरात होते हैं, सियासी पस मंज़र इसका ज़रूर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे जानते हैं कि जब कोई शख्स आपके एतमाद को ठेस पहुंचाता है या वादा करके उसको निभा नहीं पाता, क्या आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं या इसका असर आप पूरी तरह से ले लेते हैं और आपका हर चीज़ के ऊपर से एतबार उठ जाता है? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोबिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज सबसे पहले बात ज़रा करना चाहेंगे वादा और वादा खिलाफ़ी के हवाले से, लेकिन आपको बताएं क्योंकि हम इसमें हुकूमत और सियासत का एक पहलू इस आज की गुफ्तगू में शामिल किए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर जनाब शौकत बसरा साहब भी। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। शौकत साहब, सबसे पहले ज़रा इन हालिया डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते द फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे हमारे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, और उन्होंने भी इस बात पे रोशनी डाली कि बहुत डेमोक्रेटिक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेस देती है, मार्जिन देती है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके ही हलकों में से अगर सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हद तक
तक पार्टी परफॉर्मेंस पे तनकीद करेगी, हुकूमत पे तनकीद करेगी, तो इससे एक आम वोटर का, हम शहरियों का कॉन्फिडेंस भी शेक होता है। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो सोचता है उसको कहना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। और जाहिर है डेमोक्रेसी है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब पब्लिक के ही नुमाइंदे होते हैं और पब्लिक के कॉज के लिए, खा वो पार्टी प्लेटफॉर्म हो, खा आप मीडिया पे आकर बात करें, तो आप जाहिर है पार्टी के स्पोक्सपर्सन के तौर पे आप पार्टी की पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं। सही। अच्छा, अब इशू ये होते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिस परसेप्शन में शमीम नकवी साहब का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, हुआ ये था कि अगर आप थोड़ा सा, अभी हमने स्टेटमेंट चलाया भी है, जिसमें शमीम नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके फौरी बाद आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई है और मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, और उन्होंने खुद, किसी ने उनको नहीं कहा, उन्होंने जाके अपना रेजिग्नेशन, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, शायद आप लोगों के पास नहीं है, उन्होंने पार्टी कैडर के हवाले कर दिया जी मेरे से गलती हुई है और मैं और इस ओहदे पे काम नहीं करना चाहता। और अगली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, अब शमीम जिस अंदाज में मीडिया पे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद ये कहा जा रहा है कि शायद पार्टी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको हुक्म किया है, या पार्टी के अंदर कैसी कन्फ्रंटेशन है, बिल्कुल नहीं है। पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, हर किसी की लॉबी अपनी होती है, लेकिन इसको इस अंदाज में काइंडली ना बताया जाए कि शायद उनकी स्टेटमेंट के बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई है। ये, और मैं शमीम नकवी साहब को जाती तौर पर जानता हूँ, बहुत कमिटेड, बहुत सिंसियर पुराने पार्टी के वर्कर है, हम तो अभी पार्टी में आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है जो आदमी बहुत कमिटेड होता है, उसकी सोच होती है, थोड़े से इमोशनल भी हैं। और एक, जब आपके पास एक जिम्मेदार सीट होती है, जब आपने पूरी एक असेंबली के अंदर, आपको थोड़ा सा तहम्मुल से काम भी लेना पड़ता है, यानी बेशक आप जज्बाती हों, किसी मामले पे आपको बहुत गुस्सा भी आए, लेकिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन शौकत साहब, आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं वादा खिलाफी के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कैंपेन है, जो पूरा होल्ड है अवाम की इमेजिनेशंस पे, उसमें बार बार बात की जाती है एहतसाब की, इंसाफ की, करप्शन को ख़त्म करने की। इस वक्त जो सूरत हाल है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट जारी किए हुए हैं, बार बार कहा जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को कि वो आएँ और अदालतों को फेस करें, लेकिन यूके का फॉरेन ऑफिस, जिससे बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी नाकाम है इस वारंट को इसको बारूए कार लाने में और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने में। इस सारी सूरत को कैसे देखते हैं कि आवाम से किया हुआ ये वादा भी वफा नहीं हो पाएगा? वैसे तो शरीफों की हिस्ट्री में यही है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। देखिए, ये कल जो खास तौर पे चले एक पॉलिटिकल एंगल और है, हम आपस में एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात भी करते हैं। कल वही कोर्ट्स जिन्होंने इतना बड़ा मियां साहब को रिलीफ दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिदरा किसी मुजरिम को, लफ्ज़ जरा मेरा ज़हन में रखिएगा, नो ही इज कन्विक्टेड, वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है। पाकिस्तान की तारीख में उनको जाने दिया गया, उनको ऑर्डर करके भेज दिया गया, किस पर्पज के लिए, आप इलाज करवाएंगे, और फिर वो अंडरटेकिंग देते हैं बाकायदा मियां शहबाज शरीफ साहब 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर। और अगर आप रिकॉल करें, हमारी ये तमाम एस्पेक्ट हमारे ज़हन में थे। हमने एक बाकायदा, जब वो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कहा कि ये 7 अरब का 7 बिलियन का बॉन्ड जमा करवा दें, ताकि कल ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और रिकवरी हो सके। जो पब्लिक मनी है, पब्लिक फंड्स हैं, और हमें अंदाजा था कि इन्होंने कभी भी जो कहते हैं वो करते नहीं है। और बिल्कुल ये बहुत, आप इसी तरह जो बात कह रही हैं, देखें, मैं फिर कहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन होता है, जो सियासतदान होता है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और फिर 3 बार का वजीर आजम और 3 बार के वजीर आला, उनका ये रवैया कि आज वो वहां पर हमारे कानून का, हमारी अदालतों का, इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को चिढ़ा रहे हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है कि क्या ये बनाना रिपब्लिक है? क्या जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इसका मतलब है 100% दुरुस्त हुआ कि आज भी ताकतवर के लिए, पैसे वाले के लिए, असर और सुख वाले के लिए कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अब जो आपका सवाल है मैं उसके ऊपर आता हूँ। देखें, एक तो हमारी कोई बरतानिया के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट मौजूद नहीं है मुलजमान की हवालगी का, मुजरमान की हवालगी का। इस हवाले से हमने क्या किया है, हमने वही ऑर्डर जो है
कंप्लायंस करवाने की कोशिश की तो मियां साहब ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इनको इंप्लीमेंट नहीं करता। अब जाहिर है कोर्ट उनको एक एब्सकॉन्डर, एक इश्तारी डिक्लेयर कर रही है। अब उसका अगली स्टेज क्या होगी? हमने बाकायदा, मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ, हमारे फॉरेन ऑफिस में उनके फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया है, इसके ऊपर बाकायदा सीरियस इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि हमने इनको कहा है कि देखें मियां नवाज शरीफ जो है वो एक ये नहीं है कि एक मुलजिम है आपने उनको सियासी बना देती है। सही। उनको बाकायदा पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता है, उन्होंने बाकायदा एक अंडरटेकिंग दी है। इसलिए आप ये ज़हन में कर लें कि मियां साहब को आना पड़ेगा, खुद आ जाए तो बेहतर है, नहीं आएंगे तो हुकूमत कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेगी। अच्छा, इस पे शर्मिला का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। शर्मिला, बड़ी एक स्ट्रेंज सी सिचुएशन है कि आप ठीक है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तनकीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपसी दे आर नॉट एट द बेस्ट मोमेंट राइट नाउ, लेकिन नवाज शरीफ साहब से जुड़ा हुआ ये जो सारा बैगेज है और उनके जो दूसरे मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, खुसूसन नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ? आई थिंक हम शर्मिला से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मिला, क्या आप हमारे साथ हैं? आई थिंक विल ट्राई टू डायल हर अगेन। सोबिया, अगर आपके पास लेके आओ, बदतदरीज देखा जाता है। देखिए, इस दफ़ा जब चेंज ओवर आया तो लोगों ने लगा दी, लेकिन सोबिया आप क्या कहेंगी कि जब बार बार हमें इस तरह के मामलात से गुजरना पड़ता है, इस तरह के इशू से गुजरना पड़ता है, तो क्या असर होता है हमारे माशरे और लोगों की साइकी पे? लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ा एक ब्रेक, वापस आएंगे तो हम सोबिया का जवाब लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज अब बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट लाइंस में मसला आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी थी, पेशावर में फ़्लाइट डिले हुई, हमने उसको फ़ौरन कट किया, आपको दिखाया कि वहाँ पे मुसाफिरों को क्या दरपेश मसाइल हैं। ये तमाम मेरे ख्याल में हमें रीज़न्स नज़र आते हैं कि जब वादे पूरे नहीं होते तो क्या होता है। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। शौकत साहब, इस वक्त मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे? डॉक्टर यास्मीन मेरे ख्याल में उनसे भी मीडिया सवालात कर रहा है। बेशक ये जो पेशरफ्त है, आपने खुद बताया कि फ़ॉरेन ऑफिस का आपसी राब्ता चल रहा है, लेकिन अहम बात यहाँ पे लोग बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने और PTI की अपनी लोगों ने पहले से ये एक न्यूट्रल रिपोर्ट बनी जिसमें वाकई ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को ख़तरा है और उनका बाहर जाना लाजमी है, ज़रूरी है। इसको आप कैसे देखते हैं? नाउ वेयर डज दैट फॉल इन प्लेस फॉर अस? आई थिंक शौकत साहब से भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस से कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। जी, एक छोटा सा ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अगेन जी, डिस्टर्बेंसेस अ लॉट ऑफ इट देयर। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा और शौकत बसरा साहब। शर्मिला, आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा कि इस वक्त मामलात काफ़ी उलझ गए हैं, खुसूसन नवाज शरीफ साहब की जो आखिरी अभी इन्होंने हालिया खिताब किया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उन्होंने खुलकर और बड़े सख्त अल्फाज में इदारों पर तनकीद की है। जी शुक्रिया। पता है बात ये है कि जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है तो उनके मामलात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनके कुछ पर्सनल मुकदमात हैं जिसके अंदर उनको सजा भी हुई है, फिर वो जमानत पे आए और जमानत के बाद वो अपना इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर गए हैं। और अब मसला ये आ रहा है कि उनको तकरीबन साल होने को आ रहा है और वो वापस नहीं आए। अदालतों की तरफ से उनके नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गए हैं। तो जाहिर बात है कि इस तरह हमें ये मालूम था कि एक बार मियाँ साहब जब बाहर जाएंगे तो उनका वापस आना इतना आसान नहीं होगा। वी न्यू दिस, और ये हुकूमत भी शायद जानती थी, लेकिन ये हुकूमत का अपना फैसला था, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी। जहाँ तक मियाँ साहब के मुख्तलिफ खिताबों का ताल्लुक है तो देखिए उनका एक मौक़िफ़ है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, या उनका एक मौक़िफ़ है इदारों के खिलाफ जो इस वक्त है जी, ये पहले नहीं था।
और ये उनका जाती मौक़िफ़ है, जाहिर बात है उनकी पार्टी इससे तय। लेकिन इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ क्या है शर्मिला? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों को अहमियत देती है, इदारों को रिस्पेक्ट देती है, लेकिन पीपल्स पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ वही है जो आइन के अंदर दर्ज है कि हर इदारे का आइन के तहत एक दायरे-कार है, अख्तियार है और जिम्मेदारियां हैं जो उनको निभानी होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सिद्रा कि इस वक्त जब एक मुल्क के अंदर, आपको याद होगा 2008 के अंदर जब एक जमहूरी हुकूमत आई और आसिफ अली जरदारी साहब फिर सदर बने, तो एक जमहूरियत का तसलसल हुआ, 18वीं तरमीम आई, आइन की असल शक्ल बहाल हुई और पार्लियामान को तक़वियत मिली। अब पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट मेक्स द लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट जो है वो फिर आइन बनाती है और वो फिर अख्तियारात देती है। होता ये रहा है कि माजी में भी मियाँ साहब का जो एक किरदार रहा है या जो उनका एक मौक़िफ़ रहा है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहा है। IGI बनी मियाँ साहब को फायदा देने के लिए, उसामा बिन लादेन को पैसे दिए गए बीबी शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, तो ये उनका एक माजी रहा है। अब जो उनका एक मुख्तलिफ स्टैंड है, पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देती रही है और देती रहेगी और हम अपने हर इदारे की इज्जत करते हैं, चाहे वो अदलिया हो। ये बात अगर मैं शौकत साहब आपकी तरफ ले जाऊं, इस वक्त किस तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, और एक सवाल हमने पहले भी किया था कि क्या मुहर्रिकात बने, क्या वो सिचुएशंस बनी जिसके बाद हमने देखा कि उनका जाना भी लाजमी करार पाया? क्या इसमें कोई इंटरनली आप लोगों ने इस पे बातचीत हुई है? पार्टी खुद इस पे क्या मौकफ रखती है विद इन द पार्टी? मैं दो तीन बातें बात करना चाहता हूँ आपके साथ। जी जी। ये बात है कि मैंने भी 15 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं और जो बात कभी शहीदा चौधरी की बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी में हमेशा इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में आइन के साथ आइन के खामिद होते थे और जिस तरह वो चले गए पूरी कौम के सामने। आज ये बात अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रखिएगा कि ये हंडिया बीच जो है छूटने वाली है। पीपल्स पार्टी में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ इस ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि जो तरीकाकार इख्तियार किया है मियां साहबान ने, ये उनका पुराना तरीका वारदात। ये हमेशा अपनी पवायसत कहते होते थे, जब ये मुश्किल में होते हैं तो तय करते हैं, सिर्फ अपील कर जाते हैं तो बने करते हैं। आप अंदाजा करें आखिरी बने तक पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन को नहीं पता था कि जुबैर साहब जाके बैठे हैं, NRO मांग रहे हैं, मिलते कर रहे हैं, नवाज शरीफ को मोहम्मद जीती के से मांग रहे हैं और उसके बाद अब चीजें हाजात उसका इजहार कर दिया, इसलिए इस बात को जहन में रखें कि मियां साहबान का एक ही तरीका वारदात होता है कि वो ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, NRO मांगते हैं। लास्ट टाइम भी अभी भी मियां साहब क्या करेंगे, आप एक मौला जट और मेरी मत की बढ़ते सुनते रहे। लास्ट टाइम में पता उस वक्त चलेगा जब मरियम नवाज, जिसको बाहर ले जाने के लिए हमको याद होगा ये तक तो ड्रामा किया गया, मैं सब तक ऑपरेशन कराऊंगा, डेट आ गई है, जब तक मरियम को भेजे और दूसरा टारगेट के करप्शन केसेस बंद कर दिए जाए, पता उस वक्त चलेगा जब मियां साहब सारे प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुझे NRO मिल जाए, मुझे स्पेस मिल जाए। और ये उनको जब मुकम्मल यकीन हो गया है कि अब वो पाकिस्तान नहीं है, अब वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जिससे आप डिले करके रातों रात पूरी कौम सुई थी। लास्ट टाइम मियां साहब रातों रात पतली गली से निकल गए, लकड़ों से ले 100 सलूक साहब थे, जद्दा चले गए, आपको याद होगा। लेकिन शौकत साहब, शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी मुल्क में हैं, मरियम नवाज बीबी भी मुल्क में है, क्या इससे भी कोई प्रेशर नहीं पड़ता, इससे भी सिचुएशन नहीं बदलती? नवाज शरीफ साहब को आप वापस आता हुआ नहीं देख रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, इसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ को पता है इस बात का तो उनकी जितना सब कुछ है क्या पहली तरीक है पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस बुनियाद पर है मुजरिमों को हाथ दिया जाए, ये है इस पूरी तारीख का नजर। मियां साहब इसलिए वापस नहीं आएंगे कि मियां साहब बाकायदा सजा याफ्ता हो चुके हैं। उनसे ये पूछने की सजा किस बात पे हुई है, लूट मार पे, करप्शन पे, डिस्पैच पे। छोटे मियां साहब वो किताब के अंदर पड़े हैं, 12 लाख के 21 लाख के ये मालिक थे और आज 7.5 अरब रुपया खुद मानते हैं,
सो इनके तमाम केस जो है वो बिल्कुल प्रूवल है, इनको पता है। शर्मिला जी, केसेस प्रूव होते चले जा रहे हैं, वापसी नहीं आनी, क्या फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN का साथ देगी? जहाँ तक उनकी मुकदमात है वो तो उनको खुद भुगतने पड़ेंगे ना, उससे वो उनका और अदालतों का और हुकूमत का एक मामला है वो इन 3 लोगों के दरमियान है जी। अदालतें कार्रवाई करेंगे, इन्होंने बाहर भेजा था, ये किस तरीके से उनको वापस लेकर आते हैं नहीं लेकर आते हैं, इनके मामला हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए PMLN से हमारा जो इस वक्त ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में या जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसमें अलायंस हुआ है, वो इस हद तक हुआ है कि इस हुकूमत का खात्मा करना है और वो आईनी तरीके से करना है, जिसका एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन दिया गया है कि जो 8 तारीख से जलसे शुरू हो रहे हैं और फिर जाहिर बात है आगे जाके लॉन्ग मार्च है और उसके बाद इवेंचुअली जो रेजिग्नेशंस हैं वो देखेंगे किस तरीके से क्या मामला चलते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ये बादशाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि महंगाई का जो आलम है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, अजियत के अंदर हैं, आज से पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। ये जो आप मसाइल का बता रही हैं, ये इसका मसाइल की निशानदेही तो मौजूदा हुकूमत भी खुद करती है, लेकिन वो कहती है कि हमें वक्त दें, ये सब बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो आप लाएअमल बता रही हैं कि जिस तरह लॉन्ग मार्च पे जाते हैं या बाहर निकल के लोग एहतजाज करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के जो वर्कर्स हैं, लेकिन क्या इससे हमारे पास कोई और तरीका मौजूद है? यानी अगर ये हुकूमत चली भी जाती है तो गेम प्लान क्या है? हाउ विल थिंग्स गेट बेटर? देखिए सिद्रा, थिंग्स विल गेट बेटर कि अगर अवाम जो है वो अपने हकीकी नुमाइंदे एक साफ और शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन के अंदर चुने, जो कॉम्पिटेंट हो, जो अहल हो, जो अवाम के मसाइल समझते हों, जो समझते हो कि इस वक्त आप जो वादे करते हैं और अवाम से जब वोट लेने का वक्त आता है तो वादे निभाने भी पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कंटेनर पे खड़े होके वादे कुछ और करें, इलेक्शन में खड़े होके वादे कुछ और करें, और जब आप हुकूमत के अंदर आए तो आप किसी भी वादे से आप समझते हैं कि जो हुकूमत आई है वो वादा खिलाफी कर रही है और यकीनन जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरी नहीं उतरी है। तो इस पर हम मजीद भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जी जनाब, वादा खिलाफी, उसके लिए लोग कहते हैं कि सियासत, हुकूमत सब आपके सामने नज़र आता है कि वो सियासत ही क्या जिसके अंदर जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं। अवाम और वो आपके वो जो वोटर्स हैं वो आपको याद ही दिलाते रह जाते हैं। शौकत साहब, ये शर्मिला का मौक़िफ़ है, आपके जो सियासी हरीफ हैं उनका मौक़िफ़ है कि जो वादे आपने किए थे कि बड़ा एक बेहतरी आ जाएगी, क्या एक्सपेक्टेड था कि जो प्रॉब्लम्स आज आपको फेस कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या आपका जो इनिशियल गेम प्लान था वो काम नहीं किया? हाउ विल द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू दिस कि जो वादे किए थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आवाम की पूरी नहीं हुई? के हवाले से है, अवाम की इशू के हवाले से रिस्पॉन्ड करके, क्योंकि जो बात मेरी कही थी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, तो लेकिन कितनी खूबसूरती से इस बात को ढाल देंगे। जो मैंने कहा था कि आज इस बात को रिकॉर्ड के रखिएगा कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द जो अपोजिशन है उससे अलग हो जाएगी और ये का साथ में और खासतौर पर जो इन्होंने मौका पहुंचाया हुआ है तो ये खरीदारी करवा देते हैं। कहते हैं मेरे हाथों के पास आज 20 सालों में खुदा बने बैठी थी। मियां कमाल का जो पुराना वजीरा है तो जब देखा करवा के उसमें पीपल्स पार्टी में साथ मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ तक आपकी बात की पब्लिक इसीलिए मैं पहले अमराना और रही है मेरी पार्टी सही हमसे वजह क्या है? आप मुझे बताइए 70 साल का दर्द आप 2 साल में आप कर पाएंगे? इश्यूज है, महंगाई है, बेरोजगारी है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इदारों को ठीक करने में लगे हुए हैं, इसी को रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। क्या है कि महंगाई है या बेरोजगारी है जवाब नहीं है। इसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में बिना जो 32,000 अरब डॉलर के कर्जों में फंसा हुआ था, जिसमें तमाम इदारे तबाह बर्बाद हुए,
ठीक है शौकत साहब, आपकी ये जो उम्मीदें हैं और जो यानी एक तरह से प्लान बनाया गया है जिस तरह बढ़ना है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि एक मुस्तहकम सिनेरियो आपको चाहिए और थोड़ा सा हमें सब्र का भी मुजाहरा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से गुजरी है। शर्मिला, आप नहीं समझती कि कोविड का ख़तरा भी एक तरह से ख़त्म नहीं हुआ? ऐसे मौके पे यानी अपोजिशन पार्टीज़ का आना, इस तरह निकलना, एक तहरीक का चलाना मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़, ये थोड़ा मुश्किल भी होगा? देखिए सिद्रा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोविड बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर हालिया स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो 1.5% की शरह चल रही थी, और अब जब से स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, दुकानें रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, ये 3.6 पे चली गई है। तो कोविड इज देयर। और इस माहौल के अंदर जाहिर बात है कि रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, मुश्किल भी होगा और ख़तरनाक भी होगा। लेकिन आप मुझे बात बताइए कि अभी आप भी बात कर रही थी, बादशाह साहब भी बात कर रहे थे कि वक्त देना चाहिए। वक्त किसको दें, कितना दें वक्त? कोविड तो देखिए मार्च से आया है ना, उससे पहले कि अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के अगर आप आदाद शुमार निकाल के देख लें तो जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक 10 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। और इसी दौरान जो है 80 लाख लोग जो हैं वो शरह ख्वानदगी से नीचे आ गए हैं। तो ये तो प्री कोविड टाइम्स हैं। अब कोविड के अंदर तो जाहिर बात है कि दुनिया भर में इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन भी देखें तो चाइना 8% पे ग्रोथ करेगा, अमेरिका 5% पे ग्रोथ करेगा। पाकिस्तान के लिए उनकी प्रोजेक्शन है ही 2%, और वो भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो एक बहुत ही नाअहल किस्म की हुकूमत है जिसको कुछ करना आता ही नहीं है, ना इनकी माशी पॉलिसी। हम तमाम का तमाम जो मलबा है या इल्ज़ाम है वो मौजूदा हुकूमत को दें। जो आप इशारा दे रही हैं प्री कोविड टाइम्स, इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी हुकूमत नहीं बनाई थी, कभी इक़्तिदार नहीं संभाली थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि प्रॉबली दिल मेक अ फ्यू मिस्टेक, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि दिल लर्न। बहुत आसान होता है कोई प्लान बनाना। आप लोग क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी हैं, हुकूमत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बना चुकी है, PMLN भी बना चुकी है, लेकिन अवाम ने चुना इनको और इनको हुकूमत में या बरसर इक़्तिदार इसलिए लाए कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि कोई चेंज आएगा। तो क्या ये सही होगा तमाम इल्ज़ाम इनको दे देना कि सारे फैसले जो हुकूमत ने किए वो गलत हैं, और फिर कोविड से पहले क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, अब आगे भी आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि बेहतरी आएगी? सिद्रा, मैं आपको इस बात बताऊं कि मुल्क चलाने में गुंजाइश नहीं होती कि आप गलतियां करें। ये मुल्क चलाना, यहाँ लोग हैं, पीपल लिविंग ओवर हियर, या एक मैशत है, लोगों का रोजगार है। यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती कि आप गलतियां करें और गलतियों को फिर सुधार लें। यहाँ पर लोग बर्बाद हो जाते हैं और लोग हो रहे हैं। बात ये है कि चलें मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ पब्लिक डेट का। 5 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PMLN की हुकूमत में जो डेट एक्यूमुलेशन हुई है, इन्होंने 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा डेट एक्यूमुलेशन करी है। 24 खरब रुपए थे 2018 में जब ये आए, आज 36 अरब रुपए हैं। ये एक मुल्क की तारीख में इतना ज्यादा डेट एक्यूमुलेशन कभी नहीं हुआ। उसके बाद आप देख लीजिए, चलें आप कहते हैं कि गलतियां किस किस्म की गलतियां? चीनी में की जो एक्सपोर्ट हुई वो गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी और जानबूझ के गलती की गई। आज भी चीनी 100 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही। कहीं फोरेंसिक रिपोर्ट बन गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। जो लोग जिम्मेदार थे, जहांगीर तरीन, खुशरो बख्तियार, किधर हैं? किसी ने पकड़ा उनको? गलतियां सुधारे भी तो सही ना। हाँ, ये बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि चलेंगे गलती होती भी है, कोई हिकमत अमली आपके मुताबिक चली भी नहीं तो फिर हमें कुछ मूवमेंट तो नजर आए, किसी तरह तो हमारा एतमाद बहाल हो कि चीजें दुरुस्त सिमत की तरफ भी मोड़ी जा रही हैं। जी शर्मिला। जी देखिए, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया की तारीख में एक कोविड टाइम्स के अंदर पेट्रोलियम की प्राइसेस क्रैश कर गई। ठीक है, दुनिया भर में उसके सम्राट दिए गए, पाकिस्तान में उसके सम्राट नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल जो है नायाब हो गया, गायब हो गया रातों रात। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 26 रुपए रातों रात जब पेट्रोलियम प्राइसेस के पैसे बढ़ाए गए तो पेट्रोल दस्तयाब हो गया। अभी किसकी गलतियां हैं? 92 अद्वियात जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसमें वो इंजेक्शन भी शामिल हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उसमें आपने इजाफा कर दिया 500%। और आप कहते हैं कि जी क्योंकि वो ब्लैक मार्केट हो रही है, तो ब्लैक मार्केट जखीरांदोजी हो रही है, तो वो रोकना किसका काम है? हुकूमत का काम है या आवाम जाएगी छापे मारने के लिए दुकानों के ऊपर?
मतलब ये दिस इज नो जस्टिफिकेशन नहीं। और दूसरी बात ये कि हमने इस पे पूरा शो भी किया था शर्मिला कि ये बड़ा नाइव आर्ग्यूमेंट है कि अगर हमने पैसे बढ़ा दिए तो उसकी स्मगलिंग या ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया था और उस वक्त भी हमने देखा कि 45,000 मेडिसिन की प्राइस बढ़ाई गई थी। दिस हैज हैपेंड अगेन। सो यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शौकत साहब मौजूद। कई वादे हैं जी जो वफा नहीं हुए, लेकिन हम किससे सवाल करें और किससे इसका जवाब तलब करें, ये एक बड़े हमारे लिए एक इस वक्त कन्नंड्रम की सी सिचुएशन है। लेकिन इसके बारे में आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। ज़रूर लिखिए ऑन माई सोशल्स। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।